कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आप लोग को 5 जनवरी और 6 जनवरी के जो भी ईवीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो दोस्तों आइए चालू करते हैं यहाँ पर। दोस्तों अगर आप अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक कौन है? सही विकल्प को चुनिए। कहने का मतलब यह हुआ कि तरुण भारत संघ जो है एक संस्था है, ठीक है, जो जल के बचाव के लिए कार्य करता है। तो इसका मतलब प्रधान कौन है बताना है। मेघा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा। तो याद रखना है सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन का मतलब अध्यक्ष थे। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे राजेंद्र सिंह। ठीक है, तो याद रखना है तरुण भारत संघ जो संस्था है उसका प्रधान कौन है? राजेंद्र सिंह है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 62 कि भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? बताना है कि भूमिगत जल जो है उसका स्तर की क्षीणता का मतलब मुख्य कारण क्या है? वर्षा का कम होना, वृक्षों का आवरण कम होना, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल और हाथ पंप का प्रयोग करना। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूमिगत जल का स्तर कम होते जा रहा है तो अत्यधिक मात्रा में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का उपयोग किया जा रहा है प्लस हाथ पंप का उपयोग किया जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों का कारण है? जो अम्ल वर्षा होता है वह किन किन चीजों से बना होता है, उसमें कौन कौन सा रसायन होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल तो नहीं होता है। नेक्स्ट दिया गया है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो याद रखना है कि अम्ल वर्षा जो होता है उसमें प्रमुख रसायन अनाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल विद्यमान रहता है, मतलब मौजूद रहता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कि धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुछ उपलब्ध अलवण जल भी निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल आवरण जल की मात्रा है? तो नदिया के है कि झरना के कि ग्लेशियर हिमनद के है? तो याद रखना है कि धरती पर जो अलवण जल है वो उपलब्ध बहुत कम है, तो वह है ग्लेशियर हिमनद हिम नदी के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? बताना है कि जल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताना है कि जल एक सार्वभौमिक विलायक है, तो यह बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया गया है कि इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होता है, तो ये भी बात सही है। जल जो होता है उसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे पदार्थ की तीनों अवस्था में जल विद्यमान रहता है, ठोस द्रव और गैस तीनों में जल विद्यमान रहता है, लेकिन जल का घनत्व जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक नहीं होता है। याद रखना है कि जल का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो हमारा राइट मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का भाई निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा और उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो बताना है कि रीता जो है अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटा भाई, दादा दादी, चाचा और उनके परिवार के साथ रहती है, तो उन परिवार को हम लोग क्या बोलेंगे? मातृवंश परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया है तो इसको हम नहीं बोलेंगे। पितृवंश परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया, ये भी बात गलत है। तो याद रखना है कि संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य रहते हैं उसमें उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त परिवार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पैने चपटे और चौड़े आगे के दांत वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधित प्राथमिकता चुनेंगे? तो याद रखना है इसको हम बोलेंगे घास और साग। जो शाकाहारी जो जीव जंतु होता है उसका
आगे का दांत जो होता है चपटा होता है। ठीक है, और याद रखना है कि वो पशु का करता है भोजन को, मतलब साग पात जितना होता है खाने वाला जंतु में, मतलब क्या होता है पैने चपटे और चौड़ा आगे के दांत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घास और साग, मतलब शाकाहारी जीव जंतु का दांत क्या होता है पौने चपटे और चौड़े आगे के दांत होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं उन्हें कहा जाता है। तो याद रखना है इसको हम लोग हेलोफाइट कहते हैं। जो पौधा खारा जल में उत्पन्न होता है मतलब क्षेत्र में उगता है उसको हम लोग हेलोफाइट के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे लोग कि जो रंग चित्र किसी गाथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। तो यह चित्रकला संबंधित है। तो बताना है कि यह चित्रकला कहाँ संबंधित है। तो याद रखना है यहाँ पे महाराष्ट्र में यह चित्रकला प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र लिख रहा है तो त्र आ रहा है महाराष्ट्र में। ठीक है, और यहाँ पे चित्र में भी महाराष्ट्र आ रहा है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो रंग किसी गाथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। तो याद रखना चित्रकाठी जो है महाराष्ट्र में बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 70 नंबर। उन आदिवासी वर्गों को पहचानिए जो हिमाचल प्रदेश से भारत के मूल निवासी है। तो ऑप्शन याद रखना है कि संस्थाली जनजाति हुआ कि गद्दी जनजाति। तो याद रखना है कि उन आदिवासी वर्गों की पहचान है हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति रहता है जो भारत के मूल निवासी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है। तो याद रखना है चिराओ जो है मिजोरम का सबसे प्राचीनतम नृत्य है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 72 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन है। तो याद रखना है भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ। बताना कि कल्पना चावला एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे जो जिसका निधन अंतरिक्ष यान में हो गई। ठीक है, तो बताना है कि इनका मृत्यु कब हुई। तो याद रखना है कि कल्पना चावला का मृत्यु जो है 2003 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सॉरी यहाँ पे देखेंगे, सॉरी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन कि पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए भिन्न भिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से पक्षी पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। बताना है कि कौन सा पक्षी है जो ताना में अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, तो याद रखना है बसंत गौरी मतलब बारबेट जो पक्षी होता है तना में अपना घोंसला बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है यहाँ पे कि वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा बढ़ाने के लिए कहा क्योंकि याद रखना है यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, विटामिन सी जो है संक्रमण के विरुद्ध लड़ने में क्या करता है क्षमता प्रदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा शिक्षक का उद्देश्य क्या है। तो याद रखना है विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना शिक्षा का क्या है मेन उद्देश्य है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे लोग कि कक्षा 4 के अध्यापक आयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण में कौन से प्रतिक्रियात्मक कौशलों का प्रोत्साहन मिलेगा। तो याद रखना अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण का प्रोत्साहन मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे
जल से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लेने के कहती है। छात्रों से यह सब चीजें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है? तो बताना है कि प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है, तो यह बात गलत है। नेक्स्ट दिया है कि छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता है, तो यह भी बात गलत है। छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान निर्माण आसानी से हो सके, तो यह बात बिल्कुल सही है। छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके, ये भी बात सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सी और डी दोनों सही है और ए और बी क्या है? गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? बताना है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक कौन सा थीम है? तो याद रखना है, हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं, यह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है। हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग, यहाँ पे प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। तो याद रखना है, बाल मजदूरी और वर्ग असमानताएं इस मुद्दा पे लिया गया है। अधिकतर देखा जाता है कि प्राथमिक स्तर के जो बालक होता है सब, मतलब उम्र कम होता है तभी उसको काम पे लगा दिया जाता है, तो उसको कम करने के लिए इस मुद्दा को मतलब लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? तो बताना है, विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है। समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणा एवं पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित करना, रटने द्वारा सीखने को सचेत रूप से हतोत्साहित करना। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता है कि रटने द्वारा सीखने को सचेत रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। बच्चों को करके सीखने पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों एवं वर्णन उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है? कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदनुभूति का अनुभव कर सकते हैं, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी देख लेंगे आगे, विद्यार्थी को स्वयं कहानी का वर्णन पढ़ाने में आनंद, ये गलत बात है। कहानियों को शिक्षक के पाठ समझ आसान नहीं करना है। शिक्षक विषय वस्तु को आसानी से नाटक, ये भी नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे 83 नंबर कि निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? तो याद रखना है कि प्रतिदिन आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस सिखाने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, प्रति माह नहीं, 6 महीना पे नहीं, अंत वर्ष में नहीं, प्रति वर्ष ईवीएस का मूल्यांकन बच्चों को सीखने सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है। वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि घर की बैठकर अपने आप कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्न में से किससे वंचित रहेंगे? तो इस तरह कहने से मतलब क्या होगा कि जो मीरा है बोलती है कि जो भी काम है अपना खुद से करना है, तो बच्चा जो है अपना सहपाठी से जो भी सीखने वाला बात होता है उसे क्या हो जाएगा? वंचित हो जाएगा, मतलब नहीं सीख पाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि
उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उसके अंक का संख्यात्मक हो, ये बात बिल्कुल गलत है। उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन का गुणात्मक हो, सही बात है। छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन हो, ये भी बात सही है। तो जिस बी और सी हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी। तो पहला ऑप्शन दिया गया है अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाए, इसके लिए अन्वेषण, छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए, भोजन के विभिन्न स्रोतों के लिए चित्रण करना, छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन के विभिन्न विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है। इसे संस्थान स्थान देने का उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि विद्यार्थी को खोज के लिए प्रेरित करना। तो यह बात बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पे कि विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर में संबंध जोड़ने की सहायता करना। तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना। तो ये भी बात सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानी है। बताना है कि इकाई यूनिट जो होता है, यूनिट लेसन यूनिट प्लान, ठीक है, उसमें सबसे उचित विशेषता कौन है। तो यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया कलापों का ब्यौरा है तो नहीं। तो याद रखना है कि यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इधर 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है। तो पहला दिया है उन्हें स्पर्शीय स्वरूप में या बड़े बड़े अक्षर में अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए और धारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ किया जाए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इधर दिया है कि थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को निम्नलिखित सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि यह अध्याय लिंग रूढ़िवादिता के प्रति चुनौती है। तो ये बिल्कुल बात सही दिया है। नेक्स्ट दिया गया कि यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटी को मापने में चुनौतियों का वर्णन किया गया। ये भी बात सही है। अध्यापक समूह कार्य के महत्व को व्याख्या करते हुए भी सही है। यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करते हुए भी बात सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए बी सी और डी तीनों सही है। तो दोस्तों 2005 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था सभी का आंसर हम आप लोग को बता दिए। इसके बाद अब हम लोग 2006 में जो भी क्वेश्चन पूछा है उस सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे 2006। यहाँ पे देखेंगे 2006 का जो भी ईवीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सभी के बारे में बात करेंगे लोग। साठ नंबर आ गया। अब देखिए यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन तो दिया गया है ईवीएस का है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे चाहे देखिए ईवीएस का जो है 61 नंबर क्वेश्चन है इसको बोर्ड पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे 62 नंबर, इसको भी बोर्ड पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी छोड़ दे रहे हैं। आते हैं हम लोग यहाँ पे 63 नंबर। तो बताना है इसमें स्लोथ के बारे में क्वेश्चन दिया गया है 63 नंबर कि निम्नलिखित में से यहाँ पे उस स्लोथ के बारे में सही कथन कौन है। ठीक है,
तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि स्लोथ लगभग 40 वर्ष जीता है और दिन के लगभग 17 घंटा वृक्ष की शाखाओं पर उल्टा लटक कर सोता है। तो यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे लोग, हमारा पहला ही आंसर सही हो जाएगा तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 10 वर्ष जीता है बात गलत है, 70 वर्ष जीता है ये भी बात गलत है, यहाँ पे 40 वर्ष जीता है लेकिन 10-20 घंटा सोता है ये भी बात गलत है। हमारा पहला ही सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 64 नंबर, कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के उष्मारोधी होने का क्या कारण है। ठीक है, तो ऊनी रेशा आपस में कसकर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवाओं को जरने नहीं देते हैं, ये बात गलत है। ऊनी रेशों के बीच, ठीक है, वायु फंसी मतलब ट्रैप होती है और यह वायु उष्मारोधी होती है, यही बात हमारा राइट सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे 65 नंबर, इसको बोर्ड पे बनाना पड़ेगा, ठीक है इसको छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 66, बोल रहा है कि तीनों राज्यों का ऐसा समूह जिसके किनारे अरब सागर है, बताना है कि इसमें से किस अरब सागर के किनारे कौन कौन से राज्य है। तो याद रखना है केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र जो है अरब सागर के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे लोग, कि ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस, ठीक है, बांस की डंडी पर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं, ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़ा होकर कूदते हैं और नाचते हैं, इस नाच का नाम तथा उस राज्य के नाम बताना है। ठीक है, तो याद रखना इस नाच को हम लोग चिराओ नृत्य बोलते हैं जो मिजोरम में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि संसार की 5वीं और भारत की पहला महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपना कदम रखा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बछेंद्री पाल के नाम से जानते हैं। संसार की 5वीं और भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपना कदम रखी कौन है, बछेंद्री पाल। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे लोग, कि प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दिवाली के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताना है कि होली और दिवाली के विषय में कौन सा कथन सही है। तो याद रखना होली अमावस्या को मनाया जाता है और सॉरी दीपावली अमावस्या को मनाया जाता है और होली पूर्णिमा को मनाया जाता है, यह बात याद रखना है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, होली जो है पूर्णिमा को मनाई जाती है, दिवाली जो है अमावस्या को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे रेगिस्तानी ओक के बारे में। तो क्वेश्चन दिया गया है कि यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है, यह बात बिल्कुल सही है, यह अबू धाबी में है, यह बात गलत है। रेगिस्तानी ओक जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, अबू धाबी में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि इस वृक्ष के तने में जल एकत्रित होता है और स्थानीय लोग जब जल की आवश्यकता होती है तो उसे पाइप डाल के निकाल लेते हैं, ये भी बात सही है। तो ए सही है, सी सही है। डी नंबर दिया है कि इस वृक्ष की जड़ें बहुत ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन तक जाती है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, इस वृक्ष की शाखाएं घने पटे नहीं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सी डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे देश में ऐसे गांव है जहां कि ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभे पर 10-12 फीट ऊंचाई पर घर बनाते हैं और घरों के अंदर से लकड़ी का ही उपयोग करते हैं, तो यह गांव कहाँ है। तो बताना है, बांस से संबंधित कोई भी प्रश्न दे देगा तो याद रखना क्या हो जाएगा, आंसर असम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे 72 नंबर, कि नीचे दिए गए हमारे देश के किस केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना अच्छा लगता है। तो याद रखना है कि केरल के नारियल के बात किया जाएगा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है,
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे देखेंगे लो। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की क्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन है। बताना है कि बिहार के राज्य में मधुमक्खी का पालन किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कौन है। तो याद रखना है, मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर होता है, क्योंकि उसी समय मधुमक्खी अंडा देती है। और ये भी बात याद रखना है कि लीची का फूल जो है फरवरी में खिलता है, यह भी मधुमक्खी से ही संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 74 नंबर, कि मानव पोषण के संदर्भ में सर्वांगीण का अर्थ होता है। तो याद रखना, अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करना, ठीक है। मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर इधर, कि उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करके अपने खेत का बार बार धान की फसल उगा रहा है। तो उसके विचार में उसके इस व्यवहार से उस खेत की मृदा क्या होगा। तो बताना है कि उस खेत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखना है कि इस खेत पे क्या हो जाएगा, कुछ समय के बाद यह खेत बंजर हो जाएगा, ठीक है। और उस पर हम लोग किसी भी चीज़ का यूज नहीं कर सकते हैं, भोज में यूज करने लायक नहीं रह पाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे 76 नंबर, कि पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य क्या है। तो याद रखना, गृह पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य जो होता है पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे लो यहाँ पे यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लो, कि शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपकरण पशु लिया, निम्न में से कौन से प्रकरण उनके अधिकरण के विस्तार के लिए लाभदायक है। तो याद रखना, प्राणी उद्यान में पशु और जानवरों को देखना बहुत लाभदायक होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग, कि जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सबसे उपयुक्त युक्ति कौन है। तो याद रखना, परिवार तथा समुदाय में बुजुर्ग जो लोग हैं उन लोग से बातचीत करना सबसे अच्छा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग 79 नंबर, की कक्षा 1 तथा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं है। तो याद रखना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पना और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं, यह बात गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संस्कृति वातावरण का पहला उदाहरण है। तो याद रखना, सामाजिक संस्कृति वातावरण का पहला उदाहरण जो होता है समुदाय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 कि पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना, इसका क्या कारण है। तो याद रखना, अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ने में कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। तो याद रखना, कार्यों को भागों में और पृथक रूप से भागों में पूरा करना, मतलब कार्य जो उसको क्या कर देंगे, बांट देंगे और अलग करके उसको करने के लिए कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है। तो याद रखना, संकल्पना मानचित्र बनाना एक प्रकार के आवश्यक चरण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग, यहाँ पे 84 में क्वेश्चन दिया गया है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है। बताना है कि सतत और समग्र
मूल्यांकन में समग्र का संबंध अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना है समग्र विकास से संबंधित है, यहाँ पे समग्र विकास से संबंधित अर्थ के रूप में उसको लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण है। ठीक है, तो कार्यपत्रक द्वारा विद्यार्थियों को भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक बेस्ट उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन के में अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षा शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन के चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना गलत बात है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी और सी दोनों सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लो यहाँ पे कि एक एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतें, उनके देश, बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन क्रियाओं कौशलों को विकसित कर रहा है। तो अवलोकन, प्रश्न करना और संवेदनशीलता और संवाद को वह विकसित करना चाह रहा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का एक थीम है। बताना है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का जो है थीम क्या है। तो याद रखना है जल जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का एक थीम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग कि पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न चुनेंगे। तो क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल या डीजल न हो। पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक उच्च स्तरीय चिंतन वाला होगा तो यही प्रश्न मतलब चूज करेगा। क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 8 विद्यार्थियों के समूह में 5 समूह में प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। तो याद रखना है पर्यावरण अध्ययन संप्रदायों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स का उपयोग करके किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो को लेकर।